रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर रुबीना नसरीन राम लखन सिंह यादव कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं सेमेस्टर 6 के C14 के यूनिट 3 से लिसानियात पेपर के टॉपिक उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका में समाजी, सियासी और तहजीबी मुहर्रिकात पर गुफ्तगू करूँगी। जदीद आरियाई दौर में हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और तहजीबी तब्दीलियाँ और उनके असरात बोलियों पर 1000 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते अब भ्रंशों का खात्मा हो गया और इनकी जगह पूरे शुमाली हिंदुस्तान में भांत भांत की बोलियां सर उठाने लगी। दरअसल ये ज़माना सिर्फ लिसानी तब्दीलियों का ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में सियासी, समाजी और तहजीबी सतह पर भी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थीं। इन तब्दीलियों का यहाँ की बोलियों पर भी असर पड़ना लाजमी था। 1000 के आसपास का एक अहम वाक़या मुसलमानों की शुमाली हिंदुस्तान में आमद है, जिनमें तुर्क, अफ़गान और ईरानी शामिल थे। इन लोगों ने न सिर्फ यहाँ सुकूनत इख्तियार की, बल्कि इनमें कुछ लोगों ने यहाँ की हुकूमत की बागडोर भी संभाली। पहले इनका तसल्लुत पंजाब पर कायम हुआ, फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुँच गए और 1193 ईस्वी में दिल्ली को फतह करके वहाँ अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। जब दिल्ली पाया तख्त बन गया तो धीरे धीरे इस शहर को अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल होती गई और ये मुसलमानों का एक बड़ा तहजीबी, तमद्दनी और सियासी मरकज़ बन गया। यहाँ फ़ौज भी रहने लगी और दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ आने और बसने लगे। फ़ौज में भी जगह जगह के लोग भर्ती होने लगे। शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद की वजह से यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों में मेल जोल पैदा हुआ। इस बाहमी मेल जोल और इख्तिलात की वजह से यहाँ एक नई तहजीब परवान चढ़ने लगी और एक नई ज़बान का खमीर तैयार होने लगा। मुसलमानों की ज़बान तुर्की और फ़ारसी थी। अरबी इनकी मजहबी ज़बान थी। जो मुसलमान पंजाब से आए थे, इनकी ज़बान कदीम पंजाबी थी। इन तमाम ज़बानों का शुमाली हिंद की बोलियों पर गहरा असर पड़ा और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ की मुकामी बोलियों में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज दाखिल होने लगे। दूसरी तरफ 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंशों में भी फितरी तौर पर तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगी थीं। शुरसेनी अपभ्रंश भी तेज़ी के साथ अपना चोला बदल कर नए रूप इख्तियार करने लगी। इसी से उर्दू का खमीर तैयार हुआ। जब हम उर्दू अदब की तारीख़ का मुताला करते हैं तो उर्दू के इब्तिदाई नक़ोश हमें वहाँ मिलते हैं। पृथ्वी रासू नामी किताब में हमें बहुत से अरबी और तुर्की अल्फाज नज़र आते हैं। दिल्ली में मुसलमानों के क़याम के साथ मकामी बोलियों में फ़ारसी के अल्फाज शामिल हो गए। मुसलमान भी यहाँ की बोलियों में महारत हासिल करने लगे। फ़ारसी और मकामी बोलियों से मिलकर बनने वाली ज़बान आगे चलकर उर्दू कहलाई। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी शक्ल में ये ज़बान खड़ी बोली का साफ सुथरा निखरा रिश्ता और अदबी रूप है। उर्दू की बनावट में खड़ी बोली को बुनियादी अहमियत हासिल है, चूँकि दिल्ली के बादशाह की फ़ौज में जिन इलाक़ों मसलन अम्बाला, करनाल, हिसार और मेवाड़ से भर्ती की जाती थी, इन इलाक़ों में खड़ी बोली का चलन था, इसलिए इसको उर्दू में भी मरकज़ी हैसियत मिली। दिल्ली और इसके अतराफ़ में उर्दू की इब्तिदा हुई और इसका इब्तिदाई खाका भी यहीं तैयार हुआ। लेकिन उर्दू ज़बान को इज़्ज़त व वक़ार और अदबी हैसियत जिस सरज़मीन से मिली, वो सरज़मीन दक्कन है। मोहम्मद तुगलक ने जब अपना दारुल ख़िलाफ़ा दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल किया तो बहुत से दिल्ली वाले वहाँ चले गए। बाद में वो दोबारा मोहम्मद तुगलक के साथ वापस नहीं आए और इस तरह उर्दू को दक्कन में दिल्ली वाले के हाथों परवान चढ़ने और फलने फूलने का मौका मिला। कुतुब शाही और आदिल शाही हुक्मरानों ने न सिर्फ उर्दू में शायरी की, बल्कि इनकी सरपरस्ती भी फरमाई। दक्कन में उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह मिलता है। इसी तरह मसनवी, कदमराव, पदमराव, मुल्ला वजी की सबरस, उर्दू की इब्तिदाई तसानीफ हमें दक्कन ही में नज़र आती हैं। औरंगज़ेब ने दक्कन को फतह किया और इसके इंतकाल के बाद उर्दू ने शाह आलम के दौर में दिल्ली के तौसीत से दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया। इसी तरह वो उर्दू जो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर हुकूमत में दिल्ली से दक्कन मुंतकिल हुई थी, वो शाह आलम के दौर में फिर दिल्ली आ गई और यहाँ के शोरा ने इसे हाथों हाथ लिया।
आबरू, शाकिर, नाजी, हातिम, मगमून, यकरंग वगैरह ने इल्हाम गोई का आगाज़ किया। बाद में मीर, दर्द और सौदा ने उर्दू शायरी को बामे उरूज तक पहुँचाया और यही दौर उर्दू शायरी का अहद ज़रनी कहलाया और यूँ उर्दू में पहले शायरी का और बहुत बाद में नस्र का आगाज़ हुआ। बहरहाल इतना तय है कि उर्दू की इब्तिदा मुसलमानों की आमद के साथ ही हुई। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमतों के क़याम के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में मिलाप और मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू हुआ और इसने ज़बान के बनने के अमल में भी मदद दी। नई बोलियों को बाकायदा ज़बान बनने में काफ़ी तवील फासला तय करना पड़ा। मुख्तलिफ इलाके में ये मुख्तलिफ नामों से पुकारी गई। इसे हिंदवी, दक्कनी, गुजराती और उर्दू मुअल्ला के नाम दिए गए। आर्य जब हिंदुस्तान आए तो अपने साथ एक तरक्की याफ्ता तहजीब व तमद्दुन और ज़बान लेकर आए। आर्य अपने साथ संस्कृत ज़बान लेकर आए थे। इब्तिदा में आर्यों ने अपनी ज़बान का देसी बोलियों से आज़ादाना मेल जोल रवा रखा, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी ना रह सका, क्योंकि आगे चलकर ब्राह्मणों ने अपनी ज़बान के तक़द्दुस और वक़ार कायम रखने के लिए एक ऊंचे अदबी मेयार पर इसकी तंजीम शुरू की और इसके लिए बड़े सख्त उसूल व ज़वाबित और क़वानीन मुरत्तब किए और इसे संस्कृत का नाम दिया गया। अवाम की ज़बान को प्राकृत का नाम दिया गया। संस्कृत पंडितों और आला तबकों तक महदूद होकर रह गई। अवाम का काम प्राकृतों ही से चलता रहा। आज से 2500 वर्ष साल पहले इस सूरत हाल में इनकलाब आया। बुद्ध और जैन मज़हब की तबलीग के लिए मुकामी बोलियों का सहारा लिया गया। अवाम ने भी आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। इसी तरह मुकामी बोलियां संस्कृत से टक्कर लेने लगीं। इधर प्राकृत जो अवाम की गोद में पली बढ़ी और रोज़ बरोज़ तरक्की करने लगी, प्राकृत की पहली शक्ल ही को पाली का नाम दिया गया। एक तरफ संस्कृत अदबी हलकों में अपना असर और नफूस कायम कर रही थी, तो दूसरी तरफ जैन और बुद्ध मजहब के मुबल्लिग का सहारा लेकर अवामी बोलियां तेज़ी के साथ अदबी प्राकृत की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। 1600 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्राकृतों की अदबी शाखों और अवामी बोलियों में भी एक फासला हो गया था। अब अवाम की ज़बानों को अपभ्रंशगिरी यानी गिरी हुई ज़बान का नाम दिया गया। 1800 ईस्वी के आसपास ये अपभ्रंश भी ज़वाल की लपेट में आ गई। अपभ्रंश का ये ज़वाल हिंदुस्तानी ज़बानों का आगाज़ साबित हुआ। पंजाबी, गुजराती, उड़िया, मशरिकी हिंदी, बिहारी और मगरबी हिंदी, इन सब के मेल जोल से एक ज़बान पैदा हुई जो खड़ी बोली, जिस पर उर्दू हिंदी की बुनियाद रखी गई। ये वो ज़माना था जब सूफिया कराम के काफ़िले शुमाली मगरबी रास्तों से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हिंदुस्तान की ज़िंदगी में एक इनकलाब रोनमा हुआ। हिंदुस्तानी ज़बान नए अंदाज, नए असरात के साथ बनने लगी। 11वीं सदी ईस्वी शुरू होने से पहले महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया और 1206 ईस्वी में यहाँ बाकायदा मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर तक ये हुकूमत पूरी शान और शौकत से कायम रही। इसके बाद इनका ज़वाल शुरू हुआ और 1857 ईस्वी के इनकलाब ने मुस्लिम हुकूमत का हिंदुस्तान से खात्मा कर दिया। इस यूनिट से मुख्तलिफ सवालात ये हो सकते हैं। पहला है, उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुख्तसर रोशनी डालिए। दूसरा है, उर्दू की इब्तिदा में सियासी, समाजी व तहज़ीबी पहलुओं पर रोशनी डालिए। शुक्रिया।